पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे कांग्रेस की एक नहीं चल रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की दाल बिल्कुल भी नहीं गल रही है, जिसकी वजह से पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। राहुल गांधी कोशिश तो खूब कर रहे हैं कि कैसे वो पीएम मोदी से मुकाबला करें, लेकिन वो लगातार मात खा जा रहे हैं। एक एक कर हर मुद्दे पर वो पिछड़ते जा रहे हैं। अब एक तरफ देश में हर तरफ पीएम मोदी की वाहवाही हो रही है, लेकिन राहुल गांधी वही घिसी पिटी बातें कर रहे हैं, जिस पर देश के लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। देश के ज्यादातर लोग आज पीएम मोदी के साथ खड़े हैं और वो खुश हैं कि कैसे पीएम मोदी देश हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। जीएसटी पर फैसला लेकर पीएम मोदी ने देश के लोगों को बड़ी राहत दी है, जिससे आज देश में खुशी की लहर है। लोग खरीदारी पर लाखों रुपए बचा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वही वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लोगों को बताने में लगे हुए हैं कि जीएसटी दरों में बदलाव से लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं कांग्रेस के नेता आजकल सोशल मीडिया पर जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे वो बैकफुट पर हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी देश के अलग अलग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। राहुल गांधी बयान तो दे देते हैं, लेकिन बाद में फिर उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील ने पुणे कोर्ट में दायर उस याचिका का विरोध किया, जिसमें मांग की गई थी कि राहुल गांधी को मामले की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने की जरूरत है। मामला राहुल गांधी की तरफ से एक भाषण के दौरान वीडी सावरकर पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। याचिका सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि राहुल गांधी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया जाए और स्पष्ट किया जाए कि पहले जो याचिका दायर की गई थी, जिसमें उनकी जान को खतरा बताया गया था, वो राहुल गांधी की सहमति से हुई थी या नहीं। क्योंकि पिछले गांधी के वकील ने याचिका को वापस लेते हुए कहा था कि ये उनके मौकिल की सहमति के बिना दायर की गई थी। इसके अलावा देश के अलग अलग अदालतों में भी राहुल गांधी को लेकर सुनवाई चल रही है। वहीं चीन वाले मामले से लेकर राफेल डील को लेकर भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अपने उन तमाम बयानों की वजह से वो घिर चुके हैं और अब वो वोट चोरी पर भी वही राग अलाप रहे हैं। वहीं अब तो कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर परेशान है कि जीएसटी पर लोग पीएम मोदी को क्रेडिट दे रहे हैं। सरकार में बीजेपी है, पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं और जीएसटी के फैसले को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि जब करना वही है जो राहुल गांधी कहते हैं, तो पहले ही उनकी बात सुन लिया कीजिए ना मोदी जी, वाई वेस्ट टाइम। इसमें उन्होंने राहुल गांधी और पीएम मोदी के बयान को शेयर किया है। दर्शकों, जीएसटी पर लिए गए फैसले की वजह से देश के लोग पीएम मोदी को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को क्रेडिट देने में लगे हुए हैं। लेकिन आप दर्शक किसके साथ हैं? अगर आप पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में पीएम मोदी लिखिए, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं और वो जानते हैं कि जनहित से जुड़े इस तरह के फैसले पीएम मोदी ही ले सकते हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस की बढ़ गई है चिंता और कैसे राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के भीतर से क्या खबर आई है, जिसके बाद बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर अपने आरोपों पर टिके हुए हैं। वो लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीत कर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना, लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती। वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। इसलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसलिए नौकरियां घट रही है, भर्ती प्रक्रिया ध्वस्त हो गई और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपनी पीआर सेलिब्रिटीज से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों से मुनाफे में व्यस्त हैं। युवाओं को उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों से नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है,
क्योंकि जब तक वोट चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे न वोट चोरी की। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। दर्शकों, राहुल गांधी आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रहे हैं। वोट चोरी पर आरोप लगाने के बाद जब लोग उनसे पूछते हैं कि सबूत दीजिए और आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, तो राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। वही राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार वोट चोरी से बनी है, तो सवाल है कि 2014 में तो कांग्रेस की ही सरकार थी, फिर कैसे बीजेपी ने वोट चोरी कर सरकार बना ली। राहुल गांधी अपने ही बयानों में फंस कर रह जाते हैं। वही वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। हाल ही में हुए कई यूनिवर्सिटीज के चुनाव में एबीवीपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। इसका मतलब है कि युवाओं को राहुल गांधी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब एबीवीपी ने हाल ही में 7 साल बाद तेलंगाना केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में बाजी मार ली है। यह लगातार दूसरी बड़ी जीत है जहां एबीवीपी ने जीत हासिल की है। इससे पहले 19 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ पर भी एबीवीपी ने कब्जा कर लिया था। वहीं इस साल पंजाब और पटना यूनिवर्सिटीज में भी एबीवीपी ने परचम लहराया है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी की जीत कोई सामान्य जीत नहीं है, बल्कि यहां इस छात्र संघ ने अपने विरोधी संगठन एनएसयूआई पर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। जिन्हें एबीवीपी के बारे में पता नहीं है, उन्हें बता दें कि ये छात्र संगठन आरएसएस से जुड़ी छात्र इकाई है। मतलब कि केंद्र में 11 साल से चल रही नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों में इस छात्र संगठन का भरोसा है। जाहिर है कि इस संगठन के जीतने का मतलब है कि देश का युवा, विशेषकर जेन जी को अपने देश और देश के नेताओं पर न केवल भरोसा है, बल्कि वे बहुत मजबूती के साथ उनसे जुड़े हुए हैं। मतलब राहुल गांधी लाख आरोप लगा रहे हैं, लेकिन युवाओं को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर ही भरोसा है। तभी तो एक के बाद एक देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एबीवीपी की जीत हो रही है। तेलंगाना जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि युवाओं को राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वहीं जीएसटी पर पीएम मोदी के फैसले के बाद देश में खुशी की लहर है। जीएसटी कट की वजह से देश के लोग काफी खुश हैं और खरीदारी पर लाखों रुपए बचा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं। मतलब जनता तो खुश है, लेकिन कांग्रेस दुखी है। वहीं बीजेपी ने जीएसटी दरों में हुए बदलाव को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अगर विपक्षी दलों को लगता है कि लोग जीएसटी सुधारों से खुश हैं, तो वो प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए बैनर और होर्डिंग लगाकर इसका श्रेय लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी के नवीनतम सुधारों से लोगों को वस्तुओं की कीमत में कमी के साथ काफी राहत मिली है। विपक्षी पार्टी लगातार मांगे उठाती रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वे जनहित में हो तो केवल पीएम मोदी ही उसे पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती होने से पूरे देश में उत्सव का माहौल है। कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दवाइयों सहित विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है। लोग खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने जीएसटी कट को लेकर पीएम मोदी के ऐलान पर एक्स पर लिखा है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहीं दूसरी पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की 7.44 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने कुर्क कर लिया है। ईडी द्वारा ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। ईडी की यह जांच सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें उन पर फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच अपनी आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने 24 अगस्त 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। कुल मिलाकर देखें तो हर तरफ से विपक्ष को झटका लग रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर भी राहुल गांधी पीएम मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने H-1B वीजा पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि $1 लाख की फीस कुछ लोगों को और कंपनियों को थोड़े वक्त के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन लंबे समय में ये भारत को मजबूत बना सकता है। उन्होंने कहा कि हमें इसे अलग नजरिए से देखना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मानना है कि यह फैसला भारत के लिए लंबे वक्त में फायदेमंद साबित हो सकता है।
शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस H1B वीजा के मामले को लेकर हमें हताश नहीं होना चाहिए। ये एक झटका है, ये अप्रत्याशित था और शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों और कंपनियों को नुकसान होगा, लेकिन मध्यम अवधि में इसका ऐसा असर भी हो सकता है जो हमारे पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर भी ये बातें दोहराई है, जिसके बाद काफी यूजर्स ने उनका समर्थन भी किया है। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि सर कुछ बुद्धि आपके बाकी पार्टी वालों को भी दो या आप ही फेस बन जाओ। मतलब इस मुद्दे पर राहुल गांधी पीएम मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री कह रहे थे, लेकिन थरूर बता रहे हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म में भारत को फायदा हो सकता है, जिसको लेकर यूजर्स भी राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की नेपो किड्स वाली पोस्ट पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी से जोड़ दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कई एशियाई देशों में राजनीतिक उथल पुथल पर कुछ बातें लिखी, जिसमें जुलाई 2023 में श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना, सितंबर 2025 में नेपाल में केपी ओली शर्मा और फिलीपींस में वहां के नेताओं के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों जैसे नेताओं को अपदस्थ करने का हवाला दिया। इन घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए मनीष तिवारी ने लिखा है कि जेन XYZ के लिए पात्रता अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने वंशवादी राजनीति के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध और सोशल मीडिया के रुझानों से उपजे सार्वजनिक आक्रोश की तरफ इशारा किया। हालांकि बीजेपी ने मनीष तिवारी के बयान को तुरंत भुनाया और उन्हें राहुल गांधी से जोड़ दिया, जिन्हें पार्टी ने भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा नेपो किड बताया। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर निशाना साधते हुए लिखा कि जेन जी को तो छोड़िए, कांग्रेस के अपने दिग्गज भी अब उनकी राजनीति से तंग आ चुके हैं, अब विद्रोह अंदर से ही है। वहीं अमित मालविया के जवाब में मनीष तिवारी ने इस संबंध को खारिज करते हुए लिखा, हे भगवान, काश कुछ लोग जिंदगी में आगे बढ़ पाते। उन्होंने साफ किया कि इस चर्चा को कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि दक्षिण और पूर्वी एशिया के बड़े घटनाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। वहीं मनीष तिवारी की पोस्ट के वजह से भी राहुल गांधी लोगों के निशाने पर आ गए। ऋषि नाम के एक यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय राजनीति के परम नेपो किड राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि खुशी है कि कांग्रेस अपनी ही कब्जियत के खिलाफ आवाज उठा रही है, शाबाश मनीष जी, और आपकी पार्टी के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वहीं एक यूजर ने सवाल करते हुए पूछा है कि क्या आप कांग्रेस, DMK, RJD, SP के नेपो किड्स को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा भी कई और लोगों ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। दर्शकों, जब नेपो किड की बात होती है तो सबसे पहले लोगों के मन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आता है, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े नेपो किड तो वही है। ऐसे में नेपो किड पर बात कर कांग्रेस के नेता ने राहुल गांधी को ही लोगों के निशाने पर ला दिया है। दर्शकों, गुजरात भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो हमेशा से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता आते हैं। यहाँ उनका घर है जहाँ उन्होंने जन्म लिया। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी, इस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। गुजरात को बीजेपी से छीनने का वो सपना देख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर कांग्रेस यहाँ जीतती है तो ये पूरे देश पर एक बड़ा संदेश देगा। आने वाले महीनों में राहुल गांधी सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। गुजरात में 1995 से सत्ता से बाहर कांग्रेस अब एक बार फिर अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने पिछले 6 महीनों में 5 बार गुजरात का दौरा किया और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर फोकस किया। राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात कांग्रेस के जिला और शहर अध्यक्षों को भरोसा दिलाया कि आपके लिए मैं बैठा हूं, और वादा किया कि आने वाले समय में वो हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में बहस के दौरान बीजेपी नेताओं को जोर देकर कहा था कि वो अब गुजरात में बीजेपी को हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी की ये सक्रियता अभियान दरअसल 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए है। आंकड़े बताते हैं कि 1995 से अब तक हुए 7 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट सकी। 2017 में पार्टी को जरूर 77 सीटें मिली और बीजेपी की सीटें 100 से नीचे आ गई। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उस वक्त हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पटेल आरक्षण आंदोलन और बीजेपी के खिलाफ असंतोष ने कांग्रेस को अप्रत्याशित बढ़त दिलाई थी। लेकिन ये बढ़त टिकाऊ नहीं रही और 2022 में कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर सिमट गई। वहीं आम आदमी पार्टी के उभार ने कांग्रेस को परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी कर डाली। राहुल गांधी ने इस साल 7 से 8 मार्च को अहमदाबाद में जिला और तालुका कार्यकर्ताओं से बातचीत की। 15 से 16 अप्रैल को अहमदाबाद और मोडासा में गठबंधन सृजन अभियान शुरू किया और 26 जुलाई को आनंद जिले में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया।
12 सितंबर को जूनागढ़ में शहर और जिला अध्यक्षों से संवाद किया और 18 सितंबर का दौरा खराब मौसम के कारण रद्द करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का ये लगातार दौरा पार्टी के संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश है। हालांकि हाल ही में हुए गुजरात उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, जिसके बाद गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने उपचुनाव में हार के बाद इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया था। मतलब राहुल गांधी पीएम मोदी के घर यानी उनके गृह राज्य गुजरात के कितने भी चक्कर लगा ले, लेकिन कांग्रेस को वहां कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इमेज न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें